Hello everyone, this is Satyabhama and welcome to the channel EVA Academy। तो हम लोगों ने लगभग नाउन टॉपिक को खत्म कर दिया है, बस थोड़ा सा बचा है, उसको आज कंप्लीट कर देंगे। और मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, आप उसको खुद से करिएगा और अपने आप को एग्जामिन करिएगा कि आपने नाउन को कहाँ तक सीख पाया। ठीक है, तो चलिए पिछली क्लास का हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं एक बार, फिर आपको आज की क्लास में लेके चलते हैं। तो हमने सीखा था कलेक्टिव नाउन कैसे काम करता है। कलेक्टिव नाउन जब एक टीम की तरह काम करे तो वो सिंगुलर माना जाता है और जब अलग अलग तो प्लूरल। हमने एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल के थ्रू समझा था और एक लिस्ट भी हमने दिया था कलेक्टिव नाउन की। आई होप आप लोगों ने ये लिस्ट को देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। ठीक है, अ फ्लॉक, ग्रुप ऑफ शीप, गोट्स या बर्ड्स। बर्ड्स के ग्रुप को, गोट्स के ग्रुप को और शीप के ग्रुप को अ फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हमने दे दिया है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला कॉन्सेप्ट हमने देखा था पार्ट एंड टोटल का। एग्जाम्पल में हमें पहले टोटल दे देता है और फिर पार्ट का, लेकिन हमें लिखना कैसे होता है, पहले पार्ट को फिर टोटल को। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्स में लिखते हैं 80/100, मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाया था, है ना। 80/100, पहले 80 को लिखते हैं फिर 100 को लिखते हैं। ऐसे सेम इंग्लिश में पहले पार्ट को लिखते हैं, यानी जो एक हिस्सा होता है टोटल का। ठीक है, जैसे फैमिली मेंबर दोनों साथ में दे दिया है, फैमिली हमारा टोटल है और मेंबर फैमिली का पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम पार्ट को लिखेंगे, ऑफ यूज करेंगे, फिर टोटल को लिखेंगे। ठीक, ही कुडंट कन्विंस हिज फैमिली मेंबर, है ना, ही कुडंट कन्विंस मेंबर ऑफ हिज फैमिली, है ना, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमने फ्रैक्शन पे बेस्ड देखा था नाउन कैसे बनाते हैं, या नाउन यूज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी पार्ट बन जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी तो ऐसे ही आता है, सब्जेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए, है ना। तो ये नाउन पे बेस्ड जितने भी एग्जांपल्स मैंने करा दिया है आपको, और एक प्रैक्टिस सेशन भी दे दिया है, आप खुद कर लीजिएगा। हमने देखा था फ्रैक्शन पे, जैसे 2/5, 1/4, 1/3, ये सब के सब फ्रैक्शन होते हैं। जब ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो हम देखते हैं सेंस क्या निकल के आ रहा है, कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, है ना। प्लूरल का सेंस देते हैं तो प्लूरल हो सकते हैं, बट अगर कोई एक चीज है, जैसे ये यहाँ पे दिया 1/3 ऑफ द पाइप आर लीक्ड। अब आर यूज हुआ है, एक पाइप का एक हिस्सा खराब हुआ है, लीक हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम उसको प्लूरल नहीं कंसीडर करेंगे, सिंगुलर कंसीडर करेंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे भी दिया है ऊपर वाले सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में 2/5 ऑफ द शुगर वर यूज टू मेक अ कप ऑफ टी। 1 कप चाय बनाने के लिए शुगर का 2/5वां हिस्सा यूज किया गया है। तो शुगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ण यूज होके वॉज यूज होगा। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताए, कब वो प्लूरल माना जाएगा और कब वो सिंगुलर माना जाएगा। ये फोर्थ एग्जांपल देखिए, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज गॉन देयर टू अटेंड द फंक्शन, है ना। यहाँ पे मेनी आया है, मेनी मतलब बहुत होते हैं। ठीक, तो बहुत होते हैं यानी एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो वह भी हमारी प्लूरल की आनी चाहिए, तो यहाँ पे हैज ना करके हैव दिया है। ठीक है, तो ऐसे हम सेंस को पकड़ेंगे, सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, बस इतनी सी ही बात है। ठीक है, ये हमने फ्रैक्शन पे जितने भी वर्ड बनते हैं वो हमने दे दिया है आपको, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, लॉट ऑफ, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद एक नाउन आएगा और नाउन के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज होगी। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं पॉजेसिव केस विद लिविंग। लिविंग के साथ हम पॉजेसिव केस कैसे बनाते हैं। एग्जांपल देखिए, दे हैव लॉस्ट अर्जुन्स मोबाइल, उन्होंने अर्जुन की मोबाइल को खो दिया है। अब लिविंग पर्सन जो होता है उनमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के पॉजेसिव केस बनाते हैं। उनका पोजेशन शो करने के लिए हमें, जैसे अर्जुन लिखा है, अर्जुन में एपोस्ट्रोफी एस लिखा है, अर्जुन का मोबाइल,
पोजेशन क्या होता है? अधिकार दिखाना होता है। जहाँ पे अधिकार दिखाना हो लिविंग के साथ, वहां पे हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के उनका पोजेशन शो करते हैं। और किसका मोबाइल था? अर्जुन का। ठीक है, तो अर्जुन में एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम पोजेशन को दिखाते हैं। आई मेट अजय's ब्रदर्स इन द पार्टी। अजय के भाइयों से मैं पार्टी में मिला, है ना। तो किसके भाइयों से? अजय के भाइयों से। तो अजय में पोजेशन शो करने के लिए हम अजय में एपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेशन को शो करेंगे, अधिकार को बतलाएंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगर कोई लिविंग पर्सन हो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम उनका पोजेशन बताते हैं। दूसरा टाइप है हमारा नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग में हम क्या करते हैं? उसमें देखिए द शर्ट कलर इज ब्लैक। अब ये शर्ट हमारी कैसी चीज है? नॉन लिविंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन किसका बतलाते हैं? लिविंग पर्सन के लिए, लिविंग बीइंग के लिए। और जब नॉन लिविंग हो तो हम ऑफ का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का नहीं। जैसे करेक्ट सेंटेंस क्या लिखा है? द कलर ऑफ द शर्ट इज ब्लैक। द कलर ऑफ द शर्ट इज ब्लैक। ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर गलत है और ये वाला सही है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द बॉटल्स कैप हैज बीन स्टॉलन। बॉटल का कैप चोरी हो गया है। तो बॉटल कैसा है? नॉन लिविंग है ना। तो हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, हम ऑफ का यूज करेंगे और लिखेंगे द कैप ऑफ द बॉटल हैज बीन स्टोलन। ये वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है और ये वाला गलत है। आई होप आप लोग बात को समझ गए होंगे। लिविंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस, नॉन लिविंग के लिए ऑफ का यूज करते हैं पोजीशन को दिखाने के लिए। ठीक, तीसरा टाइप क्या है? टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजेसिव केस। जब दो लगातार पॉजेसिव केस सेंटेंस में आता है तो उसमें हम क्या करते हैं? तो सही करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया है ये वाला, रवीज ब्रदर्स कार इज वेरी कॉस्टली। रवि के भाई की कार बहुत कॉस्टली है, माना बहुत महंगी है। तो यहाँ पे देखिए दो कंजिक्यूटिव मीन्स क्या होता है? क्रमागत होता है, लगातार होता है। ठीक है, जब दो लगातार पॉजेसिव केस सेंटेंस में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अब रवि के भाई की कार, अब देखेंगे हम इसमें किसकी बात हो रही है, कौन सा मेन वर्ड है ना। रवि के भाई की कार की बात हो रही है, यानी यहाँ पे कार हमारा मेन वर्ड है, उसको हम आगे लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब दो पॉजेसिव केस आए ना तो हम एक ही में लगाते हैं और एक में ऑफ लगाते हैं। ठीक है, तो जिसकी बात हो रही है सेंटेंस में जो मेन वर्ड है उसको हम आगे लाएंगे और लिखेंगे द कार ऑफ रवीज ब्रदर इज वेरी कॉस्टली। रवि के भाई की कार बहुत महंगी है ना। ये वाला करेक्ट सेंटेंस है और ये वाला गलत है। ठीक है, बात को समझ गए आप। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो घबराइएगा नहीं, उसको देखिएगा। अगर दो लगातार पॉजेसिव केस दिखाया है तो उसमें हम देखेंगे कौन सा मेन वर्ड है, उसको आगे लाएंगे, ऑफ का यूज करेंगे और रवि को वैसे ही रहने देंगे, पहले वर्ड को वैसे ही रहने देंगे, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप समझ भी गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रानी सिस्टर्स करियर विल बी वेरी ब्राइट एज ही वर्क्स हार्ड। रानी के सिस्टर का करियर बहुत ब्राइट होगा क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है ना, वर्क हार्ड, मेहनत करती है। तो यहाँ पे देखिए रानी में भी एपोस्ट्रोफी और सिस्टर, दो लगातार एपोस्ट्रोफी एस आए हैं। ठीक, और किसकी बात हो रही है? यहाँ पे करियर की बात हो रही है ना, करियर विल बी ब्राइट। तो करियर को हम आगे लाएंगे, लिखेंगे द करियर ऑफ रानी सिस्टर विल बी वेरी ब्राइट एज शी वर्क्स हार्ड। ठीक है, ये वाला हमारा सही सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत है, उसको हम सही करेंगे। ठीक, आगे चलें। देखिए पॉजेसिव केस में हमारा फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल ये कह रहा है पॉजेसिव केस विद प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ हम पॉजेसिव केस कैसे दिखाते हैं?
है ना, जैसे बॉयज हॉस्टल हैज बीन रेंटेड टू हिम फॉर 3000 रुपीज। तो देखिए जब भी कोई प्लूरल नाउन हो जिसमें यस लगा हो लास्ट में, उसमें सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी जोड़ देने से उसका पोजीशन शो हो जाता है, उसमें एक एक्स्ट्रा एस की जरूरत नहीं होती है। जैसे बॉय लिखा है, बॉय हमारा सिंगुलर नाउन और प्लूरल बॉयज, ठीक। इसमें हम जब भी एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जैसे ये बॉयज लिखा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी जोड़ देंगे तो भी वो पोजीशन को शो करेगा, एक एक्स्ट्रा एस की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। जो प्लूरल नाउन है जिसके लास्ट में एस लगा होता है उस केस में मैं बता रही हूँ, ठीक। तो बॉयज हॉस्टल ऐसा कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है ना, इसमें यस नहीं लगा है ना, लास्ट में चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, इसमें यस नहीं लगा तो इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। वुमन का वुमेन होता है, इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक। जिसमें यस नहीं लगा है लास्ट में उसमें हम लगा सकते हैं, और जिसमें यस लगा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी जोड़ेंगे, यस को नहीं जोड़ेंगे। बात को समझ गए होंगे आप। ऐसे मेन भी है, मैन का मेन होता है ना, इसमें भी हम लगा सकते हैं। तो जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें लास्ट में यस नहीं है उसमें हम यस लगा सकते हैं एपोस्ट्रोफी, और जिसमें है उसमें सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी जोड़ेंगे, ठीक है। दे हैव रिसीव्ड मेनी स्टूडेंट्स कंप्लेंट्स, यहाँ पे समझ गए क्या होगा। पहले वाले में यहाँ पे यस की नीड नहीं है तो यस को हटा देंगे। बॉयज हॉस्टल हैज बीन रेंटेड टू हिम, उसको, फॉर 3000 रुपीज। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, दे हैव रिसीव्ड मेनी स्टूडेंट्स कंप्लेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन उसको मिली। तो स्टूडेंट्स यस है लास्ट में, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी की जरूरत है, यस की नहीं, तो यस को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइप 5 क्या कह रहा है, कॉमन एंड सेपरेट पोजेशन। जब कॉमन हो और दो अलग अलग नाउन हो या दो कॉमन नाउन हो तो उसका अधिकार हमें बताने के लिए क्या करना होता है, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। राम्स एंड श्याम्स फादर नेम इज सुभाष सिंह। राम और श्याम के पिता का नाम क्या है, सुभाष सिंह, ठीक। अब राम और श्याम दोनों के पिता एक हैं, यानी ये दोनों भाई हैं, पिता कितने हैं, एक ही हैं, ठीक है। तो ये कॉमन है, राम और श्याम दोनों भाई हैं और उनके पिता एक हैं, तो हमें यहाँ पे एक ही एपोस्ट्रोफी की जरूरत होती है, दो की नहीं, है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, राम एंड श्याम्स फादर, यहाँ पे एक ही एपोस्ट्रोफी की जरूरत है हमें, दो की नहीं। तो पहले वाले में हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। दूसरे वाले में, लास्ट वाले में हम एपोस्ट्रोफी एस को लगाएंगे। जब फादर एक ही हो, जब चीजें एक ही हो और दोनों नाउन के चीजें एक ही हो, यहाँ पे घर भी हो सकता है, मतलब दोनों का घर एक ही हो, दोनों की बहन एक हो, पिता एक हो, है ना। तो उस केस में हम एक ही नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे जो बाद में यूज हुआ हो। राम एंड श्याम्स फादर नेम इज सुभाष सिंह, ये सही हो जाएगा, ठीक है। I visited Ram's and सीताज हाउस बट इट वॉज लॉक्ड। मैं कहाँ गया था, राम और सीता के घर, लेकिन वो क्या था, इट वॉज लॉक्ड। अब इट किसके लिए आया है, एक मकान के लिए आया है, एक सिंगुलर वर्ब भी है ना, एक के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे दो घर होता तो यहाँ पे वर्ब होता, तो फिर यहाँ पे राम और सीता का घर अलग अलग होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घर एक है तो मतलब ये कॉमन नाउन है। अब जब कॉमन नाउन है, दोनों का घर एक है, तो यहाँ पे हमें दो दो एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है, हम बाद वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस को दिखाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस बट इट वॉज लॉक्ड। वो क्या था, लॉक था। लेकिन
जब दोनों सेपरेट नाउन हो, अलग अलग नाउन हो, तो उस केस में हमें दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कृष्णा एंड निशाज हाउस आर इन द सेम सोसाइटी। कृष्णा और निशा का हाउस सेम सोसाइटी में है। अब यहाँ पे सेंस निकल के ये आ रहा है सेंटेंस से कि दोनों का घर अलग अलग है, सोसाइटी तो सेम है लेकिन घर अलग अलग है। देखिए सेम सोसाइटी में दो घर हैं, एक कृष्णा का घर है, एक निशा का घर है। इस केस में हमें कृष्णाज एंड निशाज हाउस करना पड़ेगा। ठीक है, जब सेपरेट नाउन हो उस केस में हमें दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, लेकिन जब दोनों कॉमन नाउन हो उस केस में हमें सिंगल एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, वो भी बाद वाले नाउन में। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। पॉजेसिव केस में हमने आपको 5 रूल बताए, 5 टाइप बताया है। ठीक, लिविंग पर्सन के लिए उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम पोजेशन को दिखाते हैं। नॉन लिविंग के लिए हम ऑफ यूज करते हैं दूसरा, और तीसरा जब दो दो लगातार पॉजेसिव केस आए, पॉजेसिव नाउन आए, उस केस में हमें मेन वर्ड को बाहर निकाल के लाना है और ऑफ यूज करना है। जैसे रवीज ब्रदर्स कार, तो कार, द कार आफ्टर रवीज ब्रदर इज वेरी कॉस्टली, ऐसा करना है। ठीक, और चौथा टाइप हमने बताया जब प्लूरल नाउन है जिसके लास्ट में यस है, तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और अगर यस नहीं है तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी प्लस एस भी लगाएंगे। ठीक है, और पांचवा टाइप हमारा है कॉमन एंड सेपरेट पोजीशन। जब दोनों सेम हो, पिता या घर एक ही हो, तो उस केस में हम एक ही में और बाद वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन जब दोनों अलग अलग सेपरेट नाउन है तो उस केस में हम दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण, जिन्हें हम मानव मान लेते हैं, एज ए मानव मान लेते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए कुछ इडियम्स हैं, टाइम्स है, मुहावरा है, समय है, पैमाना है, इन सब में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, एज ए मानव माने जाते हैं। ठीक, मुहावरा पहले से बना आया है, उसमें हम कोई भी संशोधन नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ इडियम्स में, एट अ स्टोन थ्रो, इट इज स्टोन थ्रो इडियम है, एक मुहावरा है, ये देखिए ये वाला, इसके मीन्स होता है नजदीक। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ बस समझने के लिए। ठीक, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। एक आप पत्थर फेंकेंगे तो कितनी दूर फेंक सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ऐसा नहीं कर सकते ना। आप एक पत्थर फेंकेंगे वो बहुत करेगा, थोड़ी दूर जाके गिरेगा, है ना, तो उसका सेंस निकल के आ रहा है कि बहुत ही पास, बहुत ही नजदीक। ठीक, अब ये मुहावरा है, पहले से मुहावरा बना है, हमने आज का नहीं बनाया है, वो बहुत पहले से बना है। ठीक है, तो इसमें हम कोई संशोधन नहीं करते हैं। देखिए स्टोन हमारा नॉन लिविंग है, फिर भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं। ठीक, दूसरा क्या है, एट विट्स एंड, इसके मीन्स क्या होता है, जब हमारी विट्स मतलब बुद्धि, हमारी समझ एंड खत्म हो जाए, ऐसा, जब हमारी बुद्धि या समझ खत्म हो जाए, यानी कि जब हम एकदम से पजल हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, उस समय पे हमारा सेंस काम करना बंद कर देता है, तो उसको बोलते हैं मुहावरा, उसका है एट विट्स एंड। ठीक है, अब विट्स बुद्धि, नॉन लिविंग, उसमें एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, यूनिट में देख लीजिए, अ टन्स वेट, एक टन का वेट, अ डॉलर्स वर्थ, वर्थ मीन्स होता है कीमत, मूल्य, $1 की कीमत। अब डॉलर कोई लिविंग पर्सन तो है नहीं, फिर भी एपोस्ट्रोफी एस लगा है। ठीक, इनको हम एज ए पर्सन मानने लगते हैं। ठीक, नॉन लिविंग को हम लिविंग मानने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ये फिगर ऑफ स्पीच भी है एक पर्सोनिफिकेशन,
इसमें नॉन लिविंग चीजों को हम लिविंग बीइंग मानने लगते हैं, है ना। टाइम में देख लीजिए, अ मोमेंट्स डिले, एक क्षण की देरी, अ डेज लीव, अ मंथ्स प्रेजेंट, टुडेज वर्क, आज का वॉक। ठीक है। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, डिग्निफाइड मतलब उच्च, गौरवमय, सम्मानित, ऐसा बोलते हैं। डिग्निफाइड का एक्चुअल मीनिंग यही होता है। इसमें जैसे अर्थ है, मून है, सन है, इसको हम लिविंग मानने लगते हैं, है ना। तभी तो बोलते हैं अर्थ सरफेस, पृथ्वी का ऊपरी सतह, मून लाइट, चंद्रमा की किरणें, द सन्स रेज, सूर्य की किरणें, है ना। अर्थ सरफेस, पृथ्वी का सरफेस, ऊपरी सतह, सरफेस मीन्स होता है, और मून्स लाइट, चंद्रमा का प्रकाश, सन्स रेज, सूर्य की किरणें, है ना। इनको हम लिविंग मानने लगते हैं, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अर्थ को हम सी मानते हैं, मून को ही, और सन को भी ही। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, कंट्रीज ऑनर, देश का सम्मान, देश का सम्मान मतलब देश के लोगों का, पीपल, है ना। डेथ्स हैंड, मौत के भी हाथ। अब मौत के हाथ थोड़े ना होते हैं लंबा चौड़ा मोटा काला, है ना, ऐसा नहीं होता है, लेकिन एज ए लिविंग बीइंग मान लिया जाता है। वॉल सीयर, दीवार के भी कान होते हैं, ऐसी कहावतें है ना, दीवार के भी कान होते हैं, वॉल सीयर। तो ये सब के सब पर्सोनिफिकेशन में आते हैं, जिनको हम लिविंग पर्सन मानने लगते हैं। इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है। इसमें आप अपने आप से ये नहीं कहिएगा कि नॉन लिविंग है तो हम ऑफ का यूज कर लें, लिविंग है तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लें। ये एपोस्ट्रोफी एस यूज होता ही होता है क्योंकि हम इसको लिविंग मानते हैं। ठीक है। देखिए कुछ एडजेक्टिव से हम नाउन कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल एक दिया है, ही ऑलवेज हेल्प्स पुअर्स, वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। पुअर्स, अब पुअर बताइए नाउन है या एडजेक्टिव है। गरीब, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव है। कैसे पहचाना कि पुअर के बाद एक कोई नाउन आना चाहिए, और नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है। नाउन के बारे में कुछ बताए वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे कहेंगे पुअर एक अधूरा अधूरा सा वर्ड लग रहा है ना, जिसमें मैं कहूँ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के बाद भी एक कोई वर्ड आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए। ब्यूटीफुल है कौन, ब्यूटीफुल गर्ल या ब्यूटीफुल अर्थ, है ना। तो उसके बाद एक नाउन का आना जरूरी होता है एडजेक्टिव के बाद। एडजेक्टिव अपने आप में अधूरा अधूरा सा लगता है, उसके बाद एक नाउन आता है तो कंप्लीट सेंस देता है। पुअर लोग, पुअर पर्सन, पुअर बॉय, पुअर गर्ल, है ना। तो पुअर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव से हमें नाउन बनाने के लिए पुअर्स नहीं करना होता है। ठीक है। पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता, पुअर होता है या द पुअर होता है। तो यहाँ पे यस नहीं रहेगा, यस नहीं रहेगा, और इसको सही करेंगे कैसे, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। ठीक है। किसकी मदद करता है, गरीब लोगों की मदद करता है, द पुअर। नीचे एक लिस्ट दिया है मैंने, आप देख लीजिए, समझ जाएंगे उससे। पुअर एडजेक्टिव है और द पुअर हमारा नाउन है, कॉमन नाउन है ना। रिच धनी और द रिच, इसके मीन्स क्या आता है, गरीब लोग। वहां पे गरीब और यहाँ पे गरीब लोग, द पुअर। द रिच धनी लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, द डीफ बहरे लोग, द नीडी जरूरतमंद लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग, द वाइज बुद्धिमान लोग, स्ट्रांग लोग, द वीक कमजोर लोग, है ना। कमजोर हमारा एडजेक्टिव और कमजोर लोग हमारा नाउन। ठीक है। आई होप आप लोग बात को समझ गए होंगे। तो चलिए नाउन टॉपिक यहीं पे हमारा खत्म होता है। अब हम आपको लेके चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। आप पीडीएफ के लिए
ईवा एकेडमी टेलीग्राम चैनल है मेरा, ईवा एकेडमी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी ये पीडीएफ आपको दिखाती हूँ क्लास के दौरान वो यहाँ पे अपलोड आपको मिल जाएगी, और मैं यहाँ पे डेली क्विजेज डालूंगी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन डालूंगी, आपको रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ सिनोनिम्स के, कुछ एंटोनिम्स के, कुछ इडियम्स के, है ना, और जो भी मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डालती रहूंगी ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आपको कुछ भूले नहीं। ओके, तो प्लीज ज्वाइन माय चैनल ईवा एकेडमी। देखिए, ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको इसका जवाब नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। सब पढ़ाया हुआ है। नाउन के 7-8 टॉपिक मैंने कराए हैं 7-8 क्लास में, आधे घंटे के ही सारे क्लास हैं। आप एक बार आराम से सब क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपको लगेगा कितनी इजी क्वेश्चंस हैं ये ना, एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। देखिए, ये 5-6 क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में आए थे, वो भी डाल दिया है मैंने यहाँ पे कलेक्टिव नाउन से। पहला है अ डैश ऑफ कीज ना, कीज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है माउंटेन्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। ओके, तीसरा है हंस, हंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। हंस मीन्स होता है शिकारी कुत्ते, शिकारी कुत्तों का ग्रुप होता है, उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, बीज यानी मधुमक्खियों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। ये सारे के सारे बीपीएससी 3.0 के 6 to 8th लेवल के जो क्वेश्चन आए थे कलेक्टिव नाउन के, वो यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, शिप्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। ओके, 5 क्वेश्चन आए थे, पांचों मैंने यहाँ पे डाल दिया है एज ए प्रैक्टिस के रूप में। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया था हमारे अंदर की फीलिंग है ना, वो होता है हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन मैंने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ओके, कॉमन नाउन 8वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। इनमें से आपको पहचानना है एक्चुअली कि कौन सा नाउन है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मैंने सारे नाउन, पांचों नाउन जो भी हैं उनके बारे में डिटेल्स में बता दिया है, आप उसको एक बार समझ लीजिएगा, फिर आपसे क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। ओके, कॉमन नाउन मतलब जो एक पूरी की पूरी कैटेगरी को शो करे, पूरी की पूरी जाति को शो करे, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा है ना, जितनी भी धातुएं हैं, गैसेज हैं, सबके सब मटेरियल नाउन में आता है, यहाँ तक कि हवा, पानी सब मटेरियल नाउन में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, जब एक ग्रुप को हम नाम देते हैं, स्पेसिफिक कोई नाम दे देते हैं एक ग्रुप को, वो कलेक्टिव नाउन होता है। किसी वस्तुओं के समूह को या किसी लोगों के समूह को जब कोई नाम दे देते हैं उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसमें से आपको पहचानना है कि कलेक्टिव नाउन क्या है, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन को पहचानिए कि कौन सा वर्ड कलेक्टिव नाउन है। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू साउथ फॉर द विंटर। ठंडी में जो पक्षियों का ग्रुप है वो कहाँ चला जाता है, साउथ में, है ना। जैसे फ्लू है, साउथ है, फ्लॉक है, बर्ड्स, इसमें कौन सा वर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन है। हो गया 12। देखिए, आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में मटेरियल नाउन को पहचानिए। सी बॉट अ बैग ऑफ फ्लोर। उसने आटे का बैग खरीदा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज अ 3 years डिग्री कोर्स। यह कोर्स 3 साल का डिग्री कोर्स है। ठीक है,
देख लीजिएगा, बताया है मैंने। कोर्स हमारा नाउन है, नाउन के बारे में जो भी बताया वो एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, he secured the first position in a 100 meters race। उसने फर्स्ट पोजीशन 100 किलोमीटर की रेस में फर्स्ट पोजीशन लाया है ना। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या गड़बड़ है और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। 4 सेंटेंस दिया है, चारों में से आपको यहाँ पे करेक्ट करके देना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे आना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, he gave me a 10 rupee note, 10 rupees note। उसने मुझे एक 10 रुपए की नोट दिया। 10 रुपी, 10 रुपीज, 10 रुपी, नो इम्प्रूवमेंट। क्या इम्प्रूवमेंट होके आना चाहिए वो ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे। जो लेक्चरर्स के पोस्ट हैं उनका इंटरव्यू कब से शुरू हो रहा है? मंडे से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसमें ये बताना है, इसमें 4-5 पार्ट दिए हैं ना, बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। ओके, आपको करेक्ट करके भी देना है और इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको नहीं दे रही हूँ, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहां से मैच कर सकते हैं कि मेरा कितना सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू शेक हैंड विद द मिनिस्टर। सब लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? मिनिस्टर से हाथ मिलाना, हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अ नंबर ऑफ क्या होता है? अ नंबर ऑफ होता है मेनी, इसके मीन्स होता है मेनी। ठीक है, मेनी के अकॉर्डिंग कैसा आना चाहिए नाउन, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेनी पीपल्स वर ब्रॉट टू सेफ्टी बाय द आर्मी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द फ्लड हिट एरिया। जिस एरिया में फ्लड आया है ना, वहां से आर्मी हेलीकॉप्टर के द्वारा बहुत से लोगों को बचा दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, both the mother-in-laws welcomed the new weds with garlands of flowers। दोनों सास ने क्या किया है? जो नई नई शादी हुई है उन लोगों का फूलों की माला से स्वागत किया है, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, द एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पासर बाइज, नो एरर। इसमें बताना किस पार्ट में एरर है। विज्ञापन ने किसको अट्रैक्ट किया है? सब राहगीरों को। पासर्स बाय क्या होता है? राहगीर होता है ना, मैंने पहले भी बताया है आपको। किस पार्ट में एरर है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, he hasn't the decent furnitures in the house। उसके पास घर में कोई भी पुराना फर्नीचर नहीं है। ओके, डिसेंट मीन्स होता है पुराना। क्वेश्चन नंबर 23, if a student needs advices about careers, he or she should consult the careers officer। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई, डिसेंट मीन्स पुराना नहीं होता है, डिसेंट मीन्स होता है सभ्य, अच्छा, उचित। तो यहाँ पे अच्छा या उचित से, इसका मतलब यहाँ पे अच्छा या उचित से है। ठीक है, he hasn't the decent furnitures in this house। इस घर में उसके पास कोई भी अच्छा या उचित फर्नीचर नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है कि किस पार्ट में एरर है और कौन सा इन चारों सेंटेंस में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेज। अगर एक स्टूडेंट की एडवाइसेज की जरूरत है, एडवाइसेज, क्या एडवाइसेज सही है? अबाउट करियर्स, करियर्स को लेकर अगर किसी स्टूडेंट को एडवाइस की जरूरत है तो उसको क्या करना चाहिए? शुड कंसल्ट, कंसल्ट करना चाहिए करियर ऑफिसर में। ठीक, करियर ऑफिसर से उसको कंसल्ट करना चाहिए। किस पार्ट में एरर है फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 24, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। इस बुक में आप सारे के सारे इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। ठीक है, आपको किस पार्ट में एरर है ये फाइंड आउट करना है।
क्वेश्चन नंबर 25, he received many praises for his latest invention. वह अभी अभी इन्वेंशन किया है, खोज किया है, उसके लिए उसको बहुत सराहना मिली है ना। देखिए इसको अंडरलाइन करके दिया है ना, मेनी प्रेजेस। क्या यह वर्ड सही है? अगर नहीं सही है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। कोई भी पोर्टर, यानी पोर्टर मीन्स होता है कूली, कोई भी कूली अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको अपने सामान खुद ही ढोने पड़े। ठीक है, तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 27, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। जो नेचुरल सीनरी की पेंटिंग्स है वो कैसे बिक रही है? जैसे कि हॉट केक्स बिक जाता है जल्दी जल्दी। ठीक है, किस पार्ट में एरर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन शेली। बायरन शेली पोएट्स हैं, इनकी पोएट्री मुझे पसंद है। बताना है आपको किस पार्ट में एरर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, देयर आर सो मेनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस, नो एरर। इस जगह के चारों ओर क्या है? फील्ड्स मतलब होता है गंदगी। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ओर बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, ऐसा कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। हैलोवीन नाइट को बच्चे क्या सुनना पसंद करते हैं? घोस्ट स्टोरीज, भूतिया कहानी, है ना। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज को लिखा है और पोएट्री भी। ठीक, तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे मैंने 31 क्वेश्चन डाले हैं प्रैक्टिस सेट में, बाकी क्विज में मैं टेलीग्राम चैनल पे 5-10 क्वेश्चन डालती रहूंगी, आप उसको देखते रहिएगा और सॉल्व करते रहिएगा, ताकि आपके दिमाग में सारे के सारे कॉन्सेप्ट बैठ जाएं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, और जितनी जरूरी कॉन्सेप्ट है मैंने सब बता दी हैं, और इसी के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे की टॉपिक में हम लोग प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे, और जैसे नाउन के बारे में डिटेल्स में पढ़े हैं वैसे प्रोनाउन को भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।